हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 9 के बारे में। ऑलरेडी 8 पार्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 से, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो होती है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट के बराबर। तो आपसे पूछा गया है इसको हम न्यूमेरिकली कैसे शो करेंगे। तो देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम कैसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, इसको यहाँ पर Q से डिनोट किया हुआ है। तो दिस इज़ द राइट फॉर्मूला। आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर होगी मैं वहाँ पर आपको बताती जाऊँगी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म का। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ सेलर्स। जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेलर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, मार्केट सप्लाई होगी। ये 12th क्लास में आपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा होगा। देन वी हैव इनपुट प्राइजेस। इनपुट प्राइजेस क्या होते हैं कि जैसे जैसे इनपुट के प्राइजेस बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल लेबर महंगी होगी तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या होती है कि जैसे जैसे टेक्निक बेटर होगी आपका आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये भी डिटर्मिनेंट है। आउटपुट प्राइजेस का कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्राइजेस, आउटपुट प्राइस और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस का क्या होता है, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आउटपुट सप्लाई आपका उस वे में आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं है। इसके चेंज होने से क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ द मार्केट फेलियर, मार्केट पावर इज अ काइंड ऑफ मार्केट फेलियर। कह रहा है कि मार्केट पावर होना, मार्केट पावर जैसे कि मोनोपोली, मार्केट पावर जैसे कि मोनोपोली होती है। तो मोनोपोली में आपको पता है कि वो एक मार्केट फेलियर क्यों है, क्योंकि जो मार्केट्स होती हैं यानी डिमांड एंड सप्लाई है वो करेक्टली एलोकेट नहीं कर पाती हैं रिसोर्सेज को, पहली चीज़। दूसरी, जो हमारा मोनोपोली होता है वो क्या करता है, कम आउटपुट को करके यानी अपनी सप्लाई को कम करके वो अपने प्राइसेस को हायर करता है। तो आइए इसमें से देखते हैं। एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मार्केट पावर होगी तो उसके हाथ में ही है, वो जितना मर्जी चाहे सप्लाई कर सकता है। एजेंट्स वुड नॉट पोसेस द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस प्राइजेस, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मार्केट फेलियर इसकी वजह से होता है, ये कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इट यूजुअली लीड्स टू द लोअर प्रोडक्शन वॉल्यूम बीइंग सोल्ड एट हायर प्राइस। यही इसका राइट आंसर है, जिसकी वजह से हम प्राइस जो है डिटरमाइन नहीं कर पाते थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका 4th। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि For the profits to be maximum, some conditions must hold at Q0. Which one of the following is not one of them? कह रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत होती है, इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। तो आप सबको पता है कि प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होती है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो होती है वो होती है MR इक्वल्स टू MC। ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, दैट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग, मतलब जो हमारा MC होता है वो क्या होनी चाहिए, राइजिंग होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट आप देखते हो कैसे होती है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। तो इट मस्ट बी राइजिंग। राइजिंग वाले पोर्शन पे वो जहाँ कट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। राइट, ओके। तो कह रहा है कि अब ऑप्शंस पे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट Q0, ये कंडीशन है। फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप सबको पता है कि प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तभी ऑपरेट करेगी। अगर प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शट डाउन पॉइंट हो जाएगा, है ना। और फर्म उसके बाद क्या करेगी, प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन द लॉन्ग रन द प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट्स अर्न करेगी। अगर इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होगी, प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट, तभी प्रॉफिट्स होंगे फर्म को। अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। राइट, और अगर आपका लेस होगा
तो क्या हो जाएगा, लॉसेस होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। प्राइस मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तो ये मैंने आपको बताया है किसके अंदर होती है, ये कंडीशन जो होती है वो हमारी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होती है हमारी MR इक्वल्स टू MC, तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए D। अगर इक्वल ही हो गया मार्जिनल कॉस्ट की, यानी AR इक्वल्स टू MC हो गया, तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे, ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, तो आप देखेंगे अगर इसमें कि इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड एंड देयरफॉर रिमेन फिक्स्ड। बिल्कुल ठीक है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं फिक्स फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारे शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और एक होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर। तो आपको पता है फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं शॉर्ट रन में, वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं जैसे कि लेबर, लेकिन कैपिटल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट। इन द शॉर्ट रन ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेरिड, तो ये गलत हो गया। इन द शॉर्ट रन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द कॉस्ट कैन नॉट बी वेरिड, कुछ फैक्टर्स को हम वेरी नहीं कर सकते, ये भी काइंड ऑफ ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए गलत हो गया। इन शॉर्ट रन ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट कैन नॉट बी वेरिड एंड रिमेन फिक्स, तो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट की नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, हम कभी ये तो नहीं कहते फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, the player in each game depends on each other rationality to make the optimal choices in every situation thereby maximizing their own utility। इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा है, तो हम पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। हर प्लेयर, द प्लेयर इन ईच गेम, हर गेम में जो प्लेयर है वो एक दूसरे की रैशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हर कोई जो डिसीजन लेता है वो अपनी चॉइस से लेता है, अपनी सूझबूझ से लेता है और उससे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। यानी आप भी एज एन इंडिविजुअल क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो यही सोचते हैं ना कि ये डिसीजन रैशनल होना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं मेरी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए, राइट। तो ये किसका केस है, पार्शियल इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज़ नहीं है, नॉन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी नहीं, नैश या जर्नल, तो जर्नल की तो बात कर ही नहीं रहे, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर होता है, हमारा गेम थ्योरी में, और गेम थ्योरी में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, नैश इक्विलिब्रियम, इसलिए राइट आंसर जो है वो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आंसर्स को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कंसिडर अ प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है जहाँ पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं, फर्म जो है Q आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है विद x1 एंड x2 फैक्टर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, तो आपको पता है ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, हमारा कॉप डगलस, जहाँ पे क्या होता है Q इज़ अ फंक्शन ऑफ A L अल्फा K बीटा, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू A L अल्फा K 1 माइनस अल्फा, ठीक है, जहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा होता है ये हमारे किसको दिखाता है, रिटर्न्स टू स्केल को। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और एल जो बताता है वो क्या होता है कि लेबर कितनी यूज़ हो रही है, और के इज़ द कैपिटल, यानी टोटल आउटपुट में लेबर का क्या शेयर है और कैपिटल का क्या शेयर है, ये हमें अल्फ़ा और बीटा बताते हैं, ठीक है। एल और के तो हमारे फैक्टर्स हो गए, उनका शेयर कौन बताएगा, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी बता देती हूँ, जैसे फॉर ए मान लो है 0.25 और k की पावर है 0.75, तो इसका क्या मतलब हुआ कि L जो है लेबर जो है टोटल आउटपुट में अगर 100% है तो उसमें 25% जो है लेबर यूज़ होगी और 75% हमारी क्या हो रही है, कैपिटल यूज़ हो रही है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, दैट इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर का कौन सा सोर्स है ये बताना है हमको। मार्केट पावर और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया मोनोपोली इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द मार्केट फेलियर। एक्सटर्नैलिटीज बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो भी ये होगा। प्राइवेट गुड, नो, प्राइवेट गुड तो बिल्कुल सही है, जहाँ पर हम डिमांड एंड सप्लाई से जो है एक मार्केट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम तक आ सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बिल्कुल सही है, ये भी एक मार्केट फेलियर का कारण है। यानी जितने भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, पब्लिक गुड्स,
हो गए, आपके कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो गए, और क्या कहते हैं आपके प्राइवेट गुड्स नहीं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉन कन्वेक्सिटीज़ इन आइदर प्रोडक्शन और कंजप्शन, बिल्कुल ठीक है, ये भी है वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। कॉनकेव होने चाहिए, कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए। नॉन कन्वेक्स लिखा है, नॉन कन्वेक्सिटी मतलब कॉनकेव ही है, ठीक है। तो कॉनकेविटी के कारण आ रहा है ये प्रॉब्लम। और एसिमेट्रिक इन मार्केट इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक मतलब आपको इंफॉर्मेशन क्या है, अधूरी है। सिमेट्री क्या होती है कि बराबर है, एसिमेट्री मतलब या तो बायर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है या फिर सेलर के पास, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है। अच्छा, नॉन कन्वेक्सिटी समझ लो कि जब आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स होता है, जो आप आइसोक्वांट्स पढ़ते हैं वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, कॉन्वेक्सिटीज़ हैं, ठीक है। नॉन कन्वेक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मार्केट फेलियर का वन ऑफ द रीज़न बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो गया 1 2 1 था, 2 था, 4 5 एंड 6। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रीज़न हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्ड टू एम्प्लॉय द फिक्स्ड इनपुट्स इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हम सबको पता है। और ऐसी कॉस्ट जो वेरिएबल इनपुट्स पे लगती है उसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहता है। तो कहते हैं टोटल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कुछ तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस part, that is according to the Slutsky equation, when the prices of a good changes as it becomes relatively cheaper, कह रहे जैसे ही प्राइस चेंज होता है, यानी मान लीजिए प्राइस कम हो गया किसी गुड का, जिससे वो चीज़ आपकी क्या हो गई, सस्ती हो गई, और आप उसको क्या करते हैं, इफ़ हाइपोथेटिकली द कंज्यूमर कंजप्शन रिमेन द सेम, इनकम वुड बी फ्री अप, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स गुड है, इसका प्राइस कम हो गया और आप पहले 100 यूनिट यूज़ कर रहे थे, अभी भी 100 ही यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, जिसको आप कहाँ यूज़ करोगे, दूसरे गुड्स को खरीदने में करोगे। तो कह रहा है ये कैसा इफेक्ट हुआ, तो ये कैसा हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी हमने एक्स को छोड़कर अब वाई को क्या कर दिया, ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इनकम से कंफ्यूज मत हो जाना कि इनकम बच गई है, एक्स्ट्रा हो गई है तो इनकम इफेक्ट होगा, नहीं। तो ये क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक की बजाय जिसकी प्राइस कम हो गया है उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करके दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।